हेलो बच्चों। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Evening, sir. गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करो जल्दी से वीडियो जिन जिन का चल रहा है। लास्ट टाइम लिमिट्स और कंटिन्यूटी अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। एक बार मेरे को पता नहीं मैंने शीट कहाँ रख दी इधर उधर, तो मुझे शीट नहीं मिल रही है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसको पावर सीरीज से सॉल्व किया था। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो जिससे मैं उसको एलोपिटल रूल से भी बता दूं। क्वेश्चन नंबर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, अभी ठीक है? यस सर। Yes, बाकी sir. लोगों को आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, मैं पूछ रहा था कि जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो डिस्कस किया था मैंने? 198। 198। एक बार क्वेश्चन जरा बोल दो तो मैं उसको एलोपिटल रूल से भी बता देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 था एज फार एज आई रिमेम्बर। a इंटू कुछ था, बोलो। x इंटू, हाँ, सर a की जगह x था। x, हाँ x इंटू 1 प्लस a cos x a cos x माइनस b sin x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू 1। 1। करेक्ट। ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसको मैंने पावर सीरीज से सॉल्व करना सिखाया था कि अगर ये लिमिट 1 है तो a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो a और b में दो रिलेशंस आ जाते हैं, दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम व्हिच वी डिड। नाउ इसी को मैं एलोपिटल रूल से भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट अस सी। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से x ऑलरेडी देखो 0.0 फॉर्म आ रहा है। x टेंड्स टू 0 तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, नीचे x क्यूब है वो भी 0 आ गया। देयरफॉर एलोपिटल रूल हम लगा सकते हैं। ओके। एलोपिटल रूल लगाने का मतलब है न्यूमरेटर को हमें डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। x इंटू 1 है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस a बाहर रहेगा, x इंटू कॉस एक्स फंक्शन है, x इंटू कॉस एक्स, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस का b cos x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, या लिमिट लगा के देखते हैं एक बार। x टेंड्स टू 0 पे ये 0 की तरफ जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा, ये भी 1 की तरफ जाएगा, cos x भी, तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। यानी न्यूमरेटर का वैल्यू आ रहा है x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर का जो लिमिट आ रहा है वो आ रहा है 1। 0 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो प्लस का a आ जाएगा और माइनस का b आएगा। दिस हैज टू बी 0, क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा जबकि डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, सेम लॉजिक है जो पिछली बार दिया था, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। Therefore 1 plus a minus b has to be 0। फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब यहां से हम आइदर a की वैल्यू डाल सकते हैं या b की वैल्यू डाल सकते हैं इसी में ऊपर। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज या तो ऐसा कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 0.0 फॉर्म वापस आ गया है। एक बार लिखता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा करते हैं b की वैल्यू डाल देते हैं। b का वैल्यू आ गया 1 प्लस a, सो 1 माइनस
a इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस a इंटू कॉस एक्स, b का वैल्यू डाल दिया 1 प्लस a, या माइनस b का वैल्यू डाल देते हैं -1 माइनस a, माइनस कॉमन आके 1 प्लस a इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फार सो गुड। सिंप्लीफाई करेंगे तो a cos x मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, a cos x कैंसिल हो जाएगा। ओह आई एम सॉरी, खोल के देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस a इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, a cos x कट गया, माइनस का cos x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट। एंड नाउ देखते जाना एक बार कैलकुलेशंस। अब चाहे तो इसमें वापस एक बार एलोपिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे ये 0 जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे भी 0 की तरफ जा रहा है। चाहे तो लगा सकते हैं एलोपिटल रूल, नहीं लगाना चाहते हो तो उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x का वैल्यू हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इस वाले 3, ये 3 कांस्टेंट है, मैं इसको 3 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया है, माइनस का a इंटू एक्स इंटू साइन एक्स से a इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखो जल्दी से, ठीक है क्या सब? 3 को मैंने उधर ट्रांसफर किया, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, नीचे एक्स स्क्वायर है, माइनस का a एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी स्प्लिट कर दिया टर्म्स को, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि लिमिट पूरे पे लगा हुआ है। एंड नाउ एक्स स्क्वायर बाई 4 कर दो इसको, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट लगाने पर ये 1 हो जाएगा, इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगाने पे, सो 1/2 माइनस का a लिमिट आया विच हैज टू बी इक्वल टू 3। ये मेरे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 1/2 माइनस 3, वो वाला वैल्यू हम यहां डाल देंगे तो b का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। आगे क्या समझ में? ठीक है, करूँ क्या आगे प्रोसीड? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? पक्का? नाउ आगे बोलो, 198 के बाद क्वेश्चन 200. 200। The integer n for which limit x tends to 0 is a finite non-zero number is? The integer n belongs to integers. हाँ जी, बोर्ड बिल्कुल अनक्लियर हो गया है। ब्लड हो रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेट करो फिर थोड़ा सा, लैपटॉप को थोड़ा सा कूल होने दो। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ।
हाँ बच्चों, ठीक हुआ क्या? Yes, sir. हीट की वजह से हो रहा है और रेगुलरली भी काम आ रहा है ना लैपटॉप इतना ज्यादा, उसकी वजह से भी हो जाता है। बिकॉज अत्रे भैया और मैत्रे भैया भी तो क्लास लेते हैं ना, कंटिन्यूअसली ज्यादा यूज हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। n belongs to integers. Question number 1, नहीं 200. For which limit x tends to 0, limit x tends to 0, cos x minus 1 multiplied by cos x minus e raised to the power x divided by x raised to the power n is a finite non-zero number. A finite non-zero number. So n का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या सिचुएशन हो रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाया तो ये 1 माइनस 1 जीरो की तरफ चल जाएगा, यहाँ 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 0 की तरफ जा रहा है, डिवाइडेड बाई 0, 0.0 फॉर्म है, ठीक है। ये 0.0 फॉर्म तभी खत्म हो सकता है जब ऊपर मतलब जितने हमें x चाहिए उतने ही नीचे भी x हो जाए अवेलेबल। n का मतलब यही है, n इंटीजर्स होने का मतलब यही है कि हाउ मेनी x वी रिक्वायर हियर सो दैट द लिमिट डज एग्जिस्ट। आगे की मेरी बात समझ में? ओके, यहां से अब सोचो cos x माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 चाहिए, मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2 आएगा, तो कितने x चाहिए भाई? प्रॉब्लम खाली लिख के सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जेई में, सोचने वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है हमें, सिर्फ इतना पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 sin स्क्वायर x बाई 2 यहाँ पर आ गया, तो नीचे कितने x चाहिए उसका लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए? स्क्वायर ऑफ एक्स, x स्क्वायर चाहिए। कांस्टेंट कांस्टेंट एडजस्ट नहीं करना है, लिमिट नहीं निकालनी है अपने को, 2x उसके लिए चाहिए, ठीक है। यहां से 2 sin स्क्वायर x बाई 2 आ गया, अरे समझो जल्दी से, तो नीचे यहाँ x स्क्वायर होगा तभी तो ये 4 4 करके ये लिमिट 1 हो जाएगा ना। तो लिमिट निकालना नहीं है, सिर्फ इतना सा सोचना है कि कितने x चाहिए हमारे को, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं, इस वाली क्वांटिटी के ऊपर। इसको मैनिपुलेट करने के लिए मुझे -1 और +1 करना पड़ेगा, तो मैं माइनस में e की पावर x -1 एंड ये माइनस में हो गया, +1 हो गया, तो -1 और करूंगा, माइनस में cos x 1 माइनस cos x लिखा मैंने। देखो सब एडजस्ट हो गया क्या? ठीक है, लिमिट नहीं निकालना है, लिमिट नहीं निकालना है, इसलिए हम अगर लिमिट निकालोगे तो चल जाएगा, लेकिन लिमिट निकालना नहीं है, सोचना सिखा रहा हूं कि कैसे सोचना है। यहां पर एक x चाहिए और यहां पर अगेन x स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस cos x नहीं, यहां पर x से काम चल जाएगा हमारा। सपोज दोनों जगह x आ गया, क्योंकि स्प्लिट तो मैं x को ही कर सकता हूं, ऐसा तो ले ही नहीं सकता कि यहाँ x ले लिया और यहाँ x स्क्वायर ले लिया, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ ऐसे एडजस्ट करूंगा, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे समझ में? अब ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर गया log e, ये वाला लिमिट भी एग्जिस्ट कर गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, सेम सिचुएशन है, वही लिमिट आ गया, लेकिन ये 0 बन जाएगा। सो व्हाट, 0 इंटू 0 मतलब 0 भी तो लिमिट हो ही सकती है ना, एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है मैंने, जिनको समझ में आना है उनको आ गया होगा। कितना x चाहिए इसका मतलब, हाउ मेनी x आर रिक्वायर्ड? 3। 3। चलो आया तो सही समझ में।
तो जेई में ऐसी प्रॉब्लम सी आती है ज्यादातर लॉजिकल, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल सॉल्व करने की आदत ही मत डालो केवल, वो भी जरूरी है, वो तो आना ही चाहिए हमें, बट केवल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है हमेशा। फिर से समझो, 2x इसके लिए चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, इस वाले के लिए 1x काम कर जाएगा हमारे लिए। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब इसमें 1x से काम चल रहा है तो इसमें 1x से काम चलेगा या नहीं चलेगा? चल सकता है, इसमें 1x से काम चल जाएगा। 1x मैंने यहां यूज किया और 1x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो चलेगा, लेकिन फिर आंसर क्या आ जाएगा? 0। अरे x यहाँ पे यूज करोगे, नीचे एक्स स्क्वायर तो चाहिए ना हमारे को, विजुअलाइज तो करो, तो आंसर 0 आएगा। तभी उसमें लिखा हुआ है अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट भी होना चाहिए और नॉन जीरो भी होना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है, एक तो ये लॉजिक दिया मैंने। सपोज कुछ लोगों को नहीं समझ में आया लॉजिक, ये डिफिकल्ट लग रहा है, लॉजिक डिफिकल्ट ही होता है भाई, और प्रिसीजन तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए सब लोग उससे दूर ही भागते हैं। दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, cos x का पावर सीरीज यूज करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टर, फिर से हाँ Yes, सर sir. फिर से ब्लर हो गया। प्रॉब्लम है, हाँ Yes, sir. प्रॉब्लम है। यस सर। फिर से आ रहा है ब्लड, oh 98 CPU uses, ठीक है क्या बच्चों? यस सर सही। Yes, sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन, और ये वाला -1 इधर है, ठीक है। और यहाँ पर भी cos x का सीरीज लगा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन, माइनस e की पावर x का सीरीज भी लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। केवल न्यूमरेटर के ऊपर सोचना है, डिनोमिनेटर में बस उतना x चाहिए कि हमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ये 1 और ये 1 कट गया, यहां से पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका लिमिट 1/2 आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। यहां से देखो ये 1 और ये 1 कट गया, ठीक है। -x, सब में से -x कॉमन निकाल देंगे, तो ये वाला भी x बन जाएगा, ये x³ बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर x/2 बन जाएगा, एटसेट्रा। तो वो भी लिमिट -1 आ जाएगा x टेंस टू 0 लगाने पर। x² इधर अवेलेबल है, x उसमें से कॉमन निकाला हमने, अगेन x³ आ गया। x³ को बाहर लेते ही हमारा लिमिट न्यूमरेटर का एग्जिस्ट कर जाएगा। वो x³ नीचे वाले x से, नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल होना चाहिए, इसलिए n का वैल्यू कितना होगा, 3। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 200 के बाद 202. the value of p for which the function may be continuous at 0। तो 0 पे वैल्यू अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, बस p का वैल्यू निकालना है, यानी लिमिट ये आ जाना चाहिए हमारा। जो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है वो लिमिट का वैल्यू भी होना चाहिए, उसके लिए p का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 202, value of p for which this 12 into log 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 4 रेज़ टू द पावर x -1 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x upon p into log of 1 plus x square by 3। यही होगा। देखो जल्दी से, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे ये वाला है, लिमिट ऑफ द फंक्शन ये वाला हो जाएगा। उस जब दोनों इक्वल होंगे तो हमें p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इतना लिमिट निकाल चुके हो, जल्दी जल्दी होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व। इसके लिए मुझे x³ चाहिए, x³ मैंने लगाया इधर अपनी तरफ से। इसके लिए मुझे x² by 3 चाहिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने x² by 3 इंटू 3 कर दिया, करेक्ट। यहां से देखो ये वाला लिमिट 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला लिमिट log 4 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पर x³ है, यहाँ मैंने x² यूज किया, तो एक x मेरे पास अभी अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक x। तो ये x इसके साथ यूज करेंगे यहाँ पर, तो x/p लगाया, इंटू p कर दिया ऊपर। एवरीथिंग इज फाइन। ये वाला लिमिट 1 हो गया, ये वाला लिमिट 1 हो गया, ये वाला लिमिट log 4 का होल क्यूब हो गया। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड में मुझे मिल रहा है p इंटू 3 इंटू p इंटू log 4 का होल क्यूब। बस लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर दो, p का वैल्यू 4 हो गया। दोनों सेम होने चाहिए ना। आगे बोलो। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। फिर से ये आज क्या हो रहा है यार, ऐसे तो क्लास ही नहीं ले पाऊंगा मैं। तो सर ब्लर तो नहीं आ रहा अभी तो सही है अभी? आ रहा। हाँ अभी तो सही आ रहा है सर। अच्छा, नहीं यहाँ से अगर ब्लर्ड होगा तो सभी के ब्लर्ड आएगा, और अगर पर्टिकुलरली किसी के पास आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर्टिकुलर एंड पे कनेक्शन का प्रॉब्लम है। सर आप 1 सेकंड रुक जाओगे, मैं वापस लॉग इन कर लूं।
सर अब सही हो गया। चले आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 203। 203 द फंक्शन x ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस एट 203 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग है। डिसकंटिन्यूअस एट all integers except 0 and 1, all integers except 0 and all integers except 1। ये क्या लास्ट क्वेश्चन है क्या 204? ओके ठीक है, तो इंटीजर्स पे प्रॉब्लम होती है हमारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। तो अभी हम किसी भी इंटीजर के ऊपर बात करते हैं। इसकी पहले टेक एनी इंटीजर n, लिमिट निकालें और वैल्यू निकालें, है ना। तो वैल्यू अगर मैं निकालता हूं फंक्शन का n के ऊपर, तो f ऑफ n विल बी इक्वल टू, क्योंकि n का ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही हो जाएगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। अब n का स्क्वायर किया तो वो भी इंटीजर ही आएगा और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वही होगा, देयरफॉर 0 आ गया किसी भी इंटीजर के लिए वैल्यू। n इज एन इंटीजर, करेक्ट। अब लिमिट लेते हैं n के ऊपर, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x, नेबरहुड में सोचना पड़ेगा अपने को, करेक्ट। किसी भी n प्लस n से थोड़ा बड़ा लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा n, तो n स्क्वायर हो गया ये वाला, माइनस यहां पर देखो n से थोड़ा बड़ा लिया तो x का स्क्वायर जो है वो n स्क्वायर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। n स्क्वायर से बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी n स्क्वायर ही हो गया, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, अभी सोचते हैं लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x, n से थोड़ा छोटा लेते हैं, n से थोड़ा छोटा लेने पर ये n माइनस 1 बन जाएगा, तो n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस n से थोड़ा छोटा मैं लूंगा तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो वो भी n स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। n स्क्वायर से छोटा हो गया तो वो n स्क्वायर माइनस 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। एम आई क्लियर? सो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास में n स्क्वायर कट गया, माइनस ये +1 और +1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2n इधर से आएगा, माइनस का 2n प्लस का 2, माइनस का 2n प्लस 2 आएगा। एकदम क्लियर है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला आ रहा है। जब भी ये 0 हो जाएगा तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जब भी 0 नहीं होगा तब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। केवल n इज इक्वल टू 1 पे ही मुझे 0 दिख रहा है बिकॉज n इज एन इंटीजर, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट से डिफरेंट आ रही है, एक्सेप्ट एट n इज इक्वल टू 1। आगे समझ में, ठीक है, यही आंसर है। देखो यस सर। नेक्स्ट वाला बोलो। 204 भी है क्या? हो गया, फिनिश्ड, करें खत्म इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट चैप्टर इज डेरिवेटिव्स। हाँ
2 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। So the next chapter is derivatives and differentiation, method of differentiation. सर ब्लर आ रहा है। फिर से नो सर। यस हाँ? सर। No, सर sir. अभी तो ब्लर नहीं आ रहा। यस सर। आज क्या क्लास ही नहीं हो पाएगी क्या? अभी तो सही आना चाहिए। CPU uses सर क्लियर है सर एक क्लियर है। हाँ CPU uses 28%। आ गया सर क्लियर। ठीक है, डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि 1 जुलाई से शायद खोली जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर लगवाएंगे यहाँ पे भी एसी। एक्चुअली यहाँ पे एसी लगाने से कुछ काम आएगा नहीं मेरे को, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बाद में ये रूम कुछ ज़्यादा काम आता भी नहीं है। सो आई एम जस्ट वेटिंग टिल 1 जुलाई। नहीं होगा तो फिर लगवाएंगे एसी। ठीक है, लेट अस सी डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो काफ़ी लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं, फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही मैकेनिकल भी होता है। आपने 20-25 फॉर्मूले होते हैं, 30 मान लो, और क्या है, उनका बार बार यूज़ करते जाओ। मेथड आपको समझ में आ गया कि कैसे अपने को डेरिवेटिव निकालना है, तो हम उसको यूज़ कर करके डेरिवेटिव्स निकालते रहते हैं। ठीक है, बट डेरिवेटिव्स इज नॉट दैट। डेरिवेटिव्स केवल प्रॉब्लम सॉल्व करके उसकी वैल्यूज निकाल के आंसर मिलाना डेरिवेटिव्स नहीं है। डेरिवेटिव्स के डिटेल में जब हम जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और वो जो डिटेल है दैट लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और वो जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है वो लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिमिट के ऊपर अगर आपको कमांड है, लिमिट की चीजें समझ में आ गई हैं, तो डेरिवेटिव भी समझ में आ जाएगा। और जो उसकी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इजीली या बिना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन लिमिट इज रिक्वायर्ड। लिमिट निकालना अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं लिमिट्स के, वो सारे काम आने वाले हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, अच्छी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी के ऊपर बनेंगी। जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो यूजुअली बाकी एग्जाम्स में आ जाती हैं, जैसे सीबीएसई में आ गया, बोर्ड के एग्जाम में आ गया, छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, जेई मेंस में भी डिफरेंशिएशन का ही ज्यादा आ जाता है। एडवांस में जनरली डिफरेंशिएशन का कम ही आता है। उसमें मेनली जो आता है वो डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होता है उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट क्लेमिंग कि कभी आता ही नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन वाला जो मैकेनिकल प्रोसेस वाला जो प्रॉब्लम आता है तो फिर उसमें मैनिपुलेशन बड़ा अच्छा वाला आएगा। तो वो मैनिपुलेशन करने में यूज का चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे दिमाग यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझना है, उस डेफिनेशन के ऊपर ही मेरा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि बाद में फॉर्मूले बताने के बाद जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला अपने को, इनिशियली जो लगने वाला है वो ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं डेरिवेटिव का। सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x डोमेन का एलिमेंट है और y रेंज का एलिमेंट है ऑफ द फंक्शन। ओके, तो डेरिवेटिव जो है इसका वो हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, एक्चुअल सिंबल ये वाला होता है। ठीक है, d ऑफ y अपॉन dx की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए हम रफली इसको ऐसे भी लिख देते हैं dy बाई dx। बट ध्यान ये रखना है कि ये dy बाई dx जो है दिस इज एन ऑपरेटर, यानी ये एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि log x है तो x का log लिया हमने, ऐसे ही sin x है तो एंगल का साइन लिया हमने, ऐसे ही यहाँ पर y का dy बाई dx लिया हमने। ठीक है, तो दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन ऑपरेशन विच इज नोन एज द डेरिवेटिव। करेक्ट, तो ऐसा नहीं कि d और d को काट दिया y और x बच गया, ऐसा काम मत कर देना। ठीक है, सो ये d और d कटता नहीं है, dy बाई dx all together is an operator which represents a certain operation जो कि हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो dy बाई dx ऑफ y या dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तीनों रिप्रेजेंटेशंस काम आते हैं। is defined to be equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ये इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, आ रहा हूं मैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना? पेशेंस रखो, समझने के लिए जल्दबाजी मत करो। नाउ ये तो हुआ किसी भी जनरल पॉइंट x के ऊपर डेरिवेटिव का डेफिनेशन। ठीक है, वापस हम इसके ऊपर आएंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस फर्दर मेरे को एक्सप्लेन करना है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f(x) एट अ पर्टिकुलर पॉइंट a, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, या तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर f डैश a से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, also equal to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a। ठीक है, देखो ज्यादातर बच्चे क्या होता है, जैसे ही मैकेनिकल प्रोसेस वाला शुरू हो जाता है काम, ये डेफिनेशन ही भूल जाते हैं, इसको अप्लाई करना ही नहीं जानते हैं और बस उसी में खो जाते हैं। ठीक है, तो वो तो सिंपल है, वो तो सभी लोग सीख लेंगे आराम से, वो तो मैकेनिकल काम है। सीखने की जो बात है एक्चुअली वो इसी में है, सीखने की बात। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना एक एक चीज को जो मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जर्व करो, यहां पर मैंने किसी भी जनरल पॉइंट x के लिए ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखा। ठीक है, अगर मैं x की जगह a डाल देता हूं तो ये a के ऊपर डेरिवेटिव आ गया, यानी ये इसके साथ मैच कर रहा है, डेफिनेशन के साथ करना भी चाहिए। जब हम किसी भी जनरल पॉइंट x के लिए बात कर रहे हैं तो a के लिए भी डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा। तो फिर मैंने ये क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होगा और फिर हम इसको जनरलाइज करके किसी भी पॉइंट x के ऊपर बोल सकते हैं।
ठीक है, तो पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे। करेक्ट, काम वही आने वाला है ज्यादा। ऑफ कोर्स ये भी किसी किसी पॉइंट पे काम आएगा। ओके, समझते हैं। एफ डैश ए यानी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ए का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, लेकिन डेफिनेशन हमें देने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले इसको न्यूटन ने डिफाइन किया था, उसके बाद लाइबनीज ने काफी काम किया है। लाइबनीज वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, तो न्यूटन एंड लाइबनीज, ये वर्ड सुनने को भी मिलेंगे। लेबनीज नहीं बोलना है किसी को, लाइबनीज बोलना है। ठीक है, तो न्यूटन एंड लाइबनीज हैव वर्कड ऑन कैलकुलस ऑलमोस्ट पैरेलली, लेकिन लाइबनीज का इतना नाम नहीं हुआ। वही मीडिया का सब जगह होता ही है कि जो फेमस हो जाता है उसी का नाम हो जाता है, तो न्यूटन का ज्यादा नाम हो गया, बट दोनों ने इक्वली अच्छा काम किया है। तो कैलकुलस में देखेंगे न्यूटन लाइबनीज थ्योरम के नाम से भी एक दो थ्योरम्स मिलेंगी। ओके, सो कैलकुलस में जब अपन बात करते हैं तो स्मॉल थिंग्स के साथ हम डील कर रहे हैं। स्मॉल थिंग्स के साथ कैसे डील करना है उसी को हम कैलकुलस बोल सकते हैं। स्मॉल थिंग्स के साथ हमें डील करने का जो मैथमेटिक्स होता है दैट इज नोन एज कैलकुलस। तो स्मॉल थिंग्स को जैसे लिमिट में हमने पढ़ा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, अब नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उसमें कुछ एप्सिलॉन का वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, तो टोटली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। करेक्ट, तो वहां पे हमने सीखा कि कैसे कैलकुलस में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने डेरिवेटिव का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब x में कोई चेंज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर y में चेंज हो रहा है, करेक्ट, और वो दोनों चेंजेस कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी अगर x में स्मॉल चेंज हो रहा है तो y में भी कॉरस्पॉन्डिंगली स्मॉल चेंज ही होना चाहिए। ओके, यहां से ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इससे या इससे, फॉर एग्जाम्पल एक फिजिकल सिचुएशन या प्रैक्टिकल सिचुएशन लेने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि हम फिजिक्स में क्यों इतना ज्यादा कैलकुलस यूज करते हैं। लेकिन लॉजिक नहीं पता होता है जनरली बच्चों को, सब बस पता है कि हाँ यूज करते हैं। सपोज हम यहां से जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और कार से जा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज अ फंक्शन ऑफ टी। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई मैंने लिखा s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। करेक्ट, अब हम बोलते हैं कि अगर अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड और वेलोसिटी में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि डायरेक्शन भी गिवन होता है। ओके, तो हम स्पीड पे ध्यान रखते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है समझाना। ओके, तो स्पीड, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा, थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे? विदाउट रीडिंग द स्पीडोमीटर हाउ डू वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार, यानी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे उस कार का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं स्पीड को? स्पीड को हम डिफाइन करते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो निकालते हो एवरेज स्पीड, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, S2 माइनस S1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये अपने को एवरेज स्पीड दे देता है। वेलोसिटी v बोल दिया, यही होता है डेफिनेशन, पक्का? ठीक है, अब मुझे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालनी है। ओके, जैसे मैंने बोला कि हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जैसे 12:02 और 5 सेकेंड, 2 मिनट 5 सेकेंड और 12 उस पॉइंट पे मुझे उसका स्पीड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जिसने लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा है उसको इमीडिएटली समझ में आ जाएगी मेरी बात, और जिसने खाली लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है
उसको नहीं समझ में आएगी मेरी बात। तो देखो लिमिट कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे लगा रहे हैं अपन। इस मोमेंट के ऊपर, इस मोमेंट पे अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो गैप है S2 माइनस S1 का और T2 माइनस T1 का, इसको मैं छोटा करता जाऊंगा। अभी तो ये क्या दे रहा है, इनिशियली आप जयपुर में थे, फाइनली आप दिल्ली पहुंच गए, तो S2 माइनस S1 260 या 280 जो भी किलोमीटर से आ गया, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम से 5 घंटा लग गया, माइनस इनिशियल टाइम 0। ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकल गया। अब मुझे अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड निकालनी है तो मैं इस गैप को कम करता जाऊंगा। ठीक है, कम करता जाऊंगा, इतना कम करूंगा जितना कि मेरे लिए भी इमेजिन करना पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, सोचते जाओ, इस मोमेंट पे अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, इन द नेबरहुड वर्ड यूज हो गया मेरा। ठीक है, सिमिलरली at this moment the time is also in the neighborhood, final time minus initial time। तो इस पॉइंट के नेबरहुड पे अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मैं लिखूंगा लिमिट T2 टेंड्स टू T1। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, कोई जरूरी नहीं हम उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करें। जैसे ही मैंने T2 टेंड्स टू T1 लिख दिया तो क्या मतलब हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बना, डिनोमिनेटर विल टेंड टू जीरो। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, यही लिमिट में समझाया था मैंने। तो ये जीरो नहीं है पर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम बहुत छोटा पीरियड, टाइम पीरियड इतना छोटा करते जा रहे हैं जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा छोटा। ठीक है, अल्टीमेटली इतना हो जाएगा कि वो उस मोमेंट पे हमें एवरेज स्पीड दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एज गुड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमें चाहिए। इसको समझने के बाद अगर हम इसको समझते हैं तो ये सेम ही चीज है, केवल रिप्रेजेंटेशंस का फर्क है। कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब T2 टेंड्स टू T1 होगा तो S2 टेंड्स टू S1 भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो कॉरस्पॉन्डिंगली छोटा ही होगा ना। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। हम लिखें या ना लिखें, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि लिमिट में फिर से हमने पढ़ा, अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या यार इतना टाइम लगाते हो, हाँ इंफिनिटी हो जाएगा ना। ठीक है, अरे डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर जीरो के अलावा किसी और नंबर की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर इंफिनिटी हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो इसकी मजबूरी है कि इसको भी जीरो की तरफ टेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेदर आई राइट और नॉट, T2 tends to T1 automatically implies S2 tends to S1। ठीक है, और इसको ऐसे लिखा जाता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T लिमिट डेल्टा T tends to 0, and obviously delta T tends to 0 implies delta S tends to 0। We generally don't write delta S tends to 0, but ये automatically implied है। आया समझ में। फिर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, ओके, चेंज इन द corresponding change in the dependent variable s। ठीक है, उन दोनों का जो हमने रेशो ले लिया यहां पर, ओके, इसी को हम क्या लिख देते हैं, ds अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। आ गया समझ में। मैंने भी तो यही लिखा हुआ है, यहां पर देखो, या पहले यहां देख लो इस वाले में नीचे,
समझो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू a का मतलब हो गया x इज इन द नेबरहुड ऑफ a, एग्जैक्टली ये नहीं है, नेबरहुड ऑफ a में है, तो x माइनस a जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। y का वैल्यू a के ऊपर होगा f ऑफ a, और y का वैल्यू x के ऊपर हुआ f ऑफ x, तो fx माइनस f ऑफ a ये क्या दे रहा है अपने को, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। यहां पर आ रहा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ a, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a बता रहे हैं। न्यूमरेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, fx माइनस f ऑफ a। अरे रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, यहाँ s2 माइनस s1 लिख दिया, उसी को डेल्टा s लिख दिया, उसी को fx माइनस f ऑफ a लिख दिया, केवल रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं मैं, मीनिंग सब जगह सेम ही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं होगा तो लिमिट वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यूमरेटर अगर जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो विदाउट मेंशनिंग दिस इज क्लियर दैट fx इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स f ऑफ a, करेक्ट। तो उनका जो दोनों का रेशियो है, ये जो चेंज हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, such that the changes are corresponding, this is derivative of the function at a, वही तो मैंने यहां लिखा है f dash a, वहां से भी मैंने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन को सेपरेटली समझा करो कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी मान लो कर्णिका का नाम कर्णिका है, उसका नाम में अगर शर्मिका कर दूं तो कोई चेंज हो जाएगा क्या उसकी पर्सनैलिटी में? केवल नाम ही तो चेंज होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, और ज्यादातर लोगों को देखना केवल नाम ही सुनते हैं, वो बस नाम के ऊपर ही अटक के रह जाते हैं, और दैट्स व्हाई देयर इज सो मच कियोस्क एवरीवेयर, बिकॉज नाम को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसी को ये नहीं पता कि कोविड का कॉन्सेप्ट क्या है या कोरोना का कॉन्सेप्ट क्या है, नाम सबको पता है, पूरी दुनिया में 10 बिलियन लोगों को पता है। आगे मेरी बात समझ में? तो नाम जरूरी होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नाम देते हैं, बट नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, समझ में आ गया? So we might change the representation, we might change the name of the things. Okay? नेम इसलिए दिया जाता है जिससे कि कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाए, बाकी लोगों को बताएं तो नाम से एकदम से याद आ जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है, करेक्ट। करो प्रोसीड आगे। तो ये जो दे रहा है आपको डेरिवेटिव का, जो मैंने डेफिनेशन दिया किसी पॉइंट के नेबरहुड में, उसका मीनिंग ये होगा कि x में अगर कोई चेंज हो रहा है उस पॉइंट के नेबरहुड में, तो कॉरस्पॉन्डिंगली y में भी जो चेंज हो रहा है उन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, such that both the changes are corresponding and generally we take the change to be smaller one, ठीक है। लिमिट लगाने का मतलब यही हो गया यहाँ पर। So limit x tends to a लेंगे, fx minus f of a divided by x minus a will represent the derivative of the function at a, that is f dash a। और इसी बात को हमने ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, इस लिमिट को निकालें या ये निकालें एक ही बात है, क्योंकि x टेंड्स टू a है तो मैं x इज इक्वल टू a प्लस h यूज कर सकता हूं। x इज इक्वल टू a प्लस h मैंने यूज किया, बिकॉज x टेंड्स टू a, तो पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। x अगर a की तरफ जा रहा है तो h किधर जाएगा? जीरो की तरफ, जीरो की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है, x की जगह a प्लस h लिखा हुआ है, माइनस का f ऑफ a सेम है, ठीक है।
x की जगह a प्लस एच डालोगे, a प्लस एच माइनस ए, h बचेगा। This definition is same as this definition. ठीक है, पक्का आ गया समझ में? तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने डिफाइन किया ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x minus f of a divided by x minus a, which is same as limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by h. ओके और इसी को हमने जनरलाइज कर दिया, इसी को जनरलाइज कर दिया क्योंकि ये तो पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर है, अब पॉइंट तो चेंज होता रहता है, तो इसलिए हमने किसी भी पॉइंट x के ऊपर डिफाइन कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus f of x divided by h, a की जगह x लिख दिया, and therefore we represent this by f dash x। ये डेरिवेटिव का मैंने डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहां पे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है तो मैं वहां से भी दिखा देता हूं कि वो रिप्रेजेंटेशन भी सेम ही होता है, बस पता होना चाहिए अपने को। जैसे यहां पे सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। x में चेंज हुआ से डेल्टा x का, डेल्टा x का चेंज हुआ x में, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y से डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y हो गया, करेक्ट। इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो मुझे डेल्टा y मिल जाएगा, विच इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x हो गया, करेक्ट। दोनों साइड में डेल्टा x से डिवाइड किया, विच इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x आ गया, ठीक है। अभी डेरिवेटिव नहीं है, ध्यान रखना है, जब तक लिमिट नहीं लगाओगे तब तक डेरिवेटिव नहीं है, तब तक ये सिंपल रेशियो है, दो नंबर्स का रेशियो है, ठीक है। बट लिमिट लगाते ही ये डेरिवेटिव बन जाएगा। सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ध्यान ये भी रखना है कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, मेंशन नहीं करते, बट डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू 0, and this is represented by dy by dx। तो देखो ना, ये और ये सेम ही तो है, ये वाला और ये वाला सेम ही तो है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज कर दिया है, मैंने डेल्टा x की जगह h यूज कर लिया है, बाकी सब सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, otherwise everything else is same। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस थिंग, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ठीक है। आई वुड प्रिफर टू यूज दिस वन, ये वाला यूज करूंगा मैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है आज, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है टेक्निकली। माधवी, माधवी सुन पा रही है कि तू? यस सर। हाँ, तो अभी दूसरा वाला कैसे कनेक्ट हो रहा था तेरा? सर क्योंकि इससे ढंग से हो नहीं रहा था, इसलिए मैं लैपटॉप से कर रही थी। शत्रुंजय, यस सर। सुन पा रहा है क्या? यस सर। गरिमा? यस सर। ठीक है। निष्ठा, तेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ, पर सुन पा रही है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये मैंने डेरिवेटिव का डेफिनेशन दिया, ये देखो फिर से माधवी का फिर से कनेक्ट हो रहा है। माधवी एक से पढ़ना, एक बार डिसाइड कर ले जो ठीक चल रहा है उसी का यूज कर। ओके, आगे अच्छे से सबको डेरिवेटिव का डेफिनेशन समझ में, ठीक है। जितना क्लैरिटी होगी डेफिनेशन में उतना ही आगे स्मूथ होती जाएंगी चीजें, इजी नहीं होंगी, स्मूथली सीखने को मिलता रहेगा।
करूं प्रोसीड? ओके, सो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने इस तरह से दिया। अब क्योंकि ये लिमिट के ऊपर डिपेंडेंट डेफिनेशन है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर दो डेरिवेटिव्स डिफाइन कर सकता हूं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं दो डेरिवेटिव्स डिफाइन कर सकता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज लिमिट भी तो दो होती हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। जब दोनों लिमिट सेम होती हैं तभी तो हम बोलते हैं कि लिमिट डज एग्जिस्ट, otherwise limit does not exist. Okay, so therefore there is a concept of right hand derivative and left hand derivative. So suppose पहले मैंने f dash a लिखा, f dash a is limit x tends to a which is f of x minus f of a divided by x minus a, which is same as, फिर से लिख रहा हूँ definition, limit h tends to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये तो मैंने सिंगल डेरिवेटिव लिखा है, ये अज्यूम करते हुए कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बट दिस लिमिट इटसेल्फ विल हैव टू डिफरेंट, मे हैव टू डिफरेंट वैल्यूज जब h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाए और h टेंड्स टू 0 माइनस हो जाए। हो सकता है h टेंड्स टू 0 प्लस में एग्जिस्ट ही ना करे और 0 माइनस में एग्जिस्ट कर जाए। हो सकता है 0 माइनस में एग्जिस्ट नहीं करे, 0 प्लस पे एग्जिस्ट कर जाए। हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, और ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, और ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करके अनइक्वल हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल भी हो जाएं। केवल लास्ट केस में हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी डिफाइन राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा f डैश a प्लस, दो तीन रिप्रेजेंटेशन लोग यूज करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें बता दूं जिससे कि दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये वाला यूज करते हैं लोग, a प्लस 0, इसका मतलब है a के राइट साइड वाला। a प्लस मैंने ऊपर लगाया है, यानी a के राइट साइड वाला, प्लस का मतलब राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। कुछ लोग ये वाला भी यूज करते हैं, तो दिस इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा जब h 0 प्लस की तरफ जाएगा, यानी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम राइट साइड। आ गया समझ में पक्का? नाउ सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे। एक तो स्पेस का भी बहुत कंस्ट्रेंट होता है मेरे पास में, क्योंकि काफी ज्यादा लिखने की आदत है और जगह नहीं मिलती मुझे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव which is f dash represented by f dash a minus और f dash a minus 0 और f dash a minus। a माइनस का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, a में भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर a में भी 0, उससे मतलब नहीं है। माइनस का मतलब है a के लेफ्ट साइड में। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहा है, तो फिर डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। h 0 की तरफ अप्रोच करेगा बट फ्रॉम लेफ्ट साइड,
but from left side. ठीक है, अब यहां पर एक जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं, जबकि कंफ्यूजन खत्म करने की आदत होनी चाहिए हमारी। तो चाहे से वो ऑथर्स ले लो या टीचर्स ले लो, पता नहीं बच्चों को कंफ्यूज क्यों बनाते हैं। शायद इसलिए कि बच्चे उनकी वैल्यू करते रहें, क्योंकि तुम लोग जितना कंफ्यूज होगे जिस टीचर से, उसकी वैल्यू ज्यादा करते हो। अरे ये तो बहुत जबरदस्त है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और कंफ्यूज कर दिया, है ना। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस h। मैक्सिमम पीपल विल यूज दिस वन, नीचे वाला जो मैंने लिखा है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं तो कंफ्यूजन से हमेशा दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ, दूर ही रहता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, दूर ही रहता हूँ। जहां भी मुझे लगता है कंफ्यूजन हो रहा है, उसको तो एकदम छोड़ ही देता हूँ, उस चीज को, उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ फिर कभी। बिकॉज जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा मेरे दिमाग में, मैं उतना ही शांत रहूंगा, उतना ही क्रिएटिव रहूंगा, मैं उतना ही अपना दिमाग को यूज कर पाऊंगा। और जितना ज्यादा कंफ्यूज रहूंगा, आउटपुट तो आने ही वाला नहीं है, हमेशा परेशान और होता रहूंगा। देखते हैं किसको समझ में आया है मेरी बात। मैंने क्लेम किया कि ये और ये दोनों सेम चीज है। अब तुम लोग को किसी टीचर ने ये बता दिया या मैंने ये बता दिया, मेरे से झगड़ा कर सकते हो कि सर मुझे तो दूसरे सर ने तो ये बताया था, आप ये क्या लिखते हो। तो पता होना चाहिए। और तुम लोग को ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि जो जल्दी सेट हो जाता है, वो गलत होता है लॉजिक जनरली। यहां पे प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहां माइनस है तो माइनस लगा दिया, इसलिए बहुत जल्दी सेट हो जाता है। माइनस है, एच नेगेटिव है, माइनस लिख दो, हो गया। कौन एक्सप्लेन करेगा, आर दीज टू सेम और नॉट? नो सर। नहीं है? नो सर। कौन बोल रहे हैं? पार्थ। हाँ पार्थ। पार्थ, हाँ पार्थ बोल, क्यों? सर क्योंकि जो सेकंड लिमिट है उसका मतलब तो ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस बोथ एग्जिस्ट, और उस केस में होल्ड ऑन। इसने देखो एक बात तो अच्छी पकड़ ली कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देते हैं। अब जो टीचर्स ये समझाते हैं ना, वो ये भी, उन्होंने भी रटा हुआ है, उनको खुद को क्लियर नहीं है, तभी तो वो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। दे डोंट मेंशन कि h यहाँ पे 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ये मेंशन नहीं करते वो। बस यही कंफ्यूजन है इसमें। जैसे हमने इस कंफ्यूजन को रिमूव किया, दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे? मैंने इसको h टेंड्स टू 0 प्लस लिख दिया, अब बताओ, अब दोनों सेम है क्या? पार्थ बोल। यस सर। कैसे पता? सर क्योंकि सेकंड इक्वेशन में अब 0 प्लस है तो फिर h पॉजिटिव हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन में अब h नेगेटिव है तो फिर वो f ऑफ a माइनस h ही हो जाएगा। हो सकता है तेरे को समझ में आ गया हो, लेकिन बात तो तू लास्ट में गोलमाल कर ही देता है। 100% जो मुझे क्लैरिटी चाहिए ना, वो आंसर नहीं आता है। सर अगर h टेंड्स टू 0 माइनस है तो फिर माइनस h 0 प्लस पे टेंड करेगा। ये क्या बोल दिया तूने? सॉरी, इसमें माइनस h 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, तो फिर माइनस h 0 प्लस की तरफ टेंड कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? सर अगर उसी ऊपर वाली इक्वेशन में h की जगह माइनस h लिख दे तो फिर तीसरा कंफ्यूजन शुरू, दोबारा सोच।
और कोई बताएगा? अरे दोनों सेम ही तो है भाई। ऊपर वाले में अरे ऊपर वाली में H नेगेटिव है यार, क्या कंफ्यूज होते रहते हो। ऊपर वाली में H नेगेटिव है, नीचे वाले में H पॉजिटिव है, तो माइनस H नेगेटिव ही तो होगा। तो इस वाले H की जगह हमने माइनस H लिख दिया, एक ही तो बात हो गई। क्योंकि यहाँ पर H नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव है, तो माइनस H पॉजिटिव हो जाएगा ना, सॉरी माइनस H नेगेटिव हो जाएगा। अभी बीच में डिस्टर्ब मत कर यार, कौन बोल रहा है बीच में? बताते टाइम डिस्टर्ब मत किया करो, मैं पोज करूं तब बोला करो। कंप्लीट तो करने दो स्टेटमेंट मुझे। यहां पर H नेगेटिव है तो A प्लस H नेगेटिव है तो A प्लस H करेंगे तो A से छोटा नंबर हो जाएगा यहां पर, और ये H नेगेटिव है यहां पर, ठीक है। यहां मैंने H पॉजिटिव बोला है तो A माइनस H अपने आप ही A से छोटा हो गया और माइनस H नेगेटिव हो गया, जो कि यहां पर भी सेम है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतना क्यों कंफ्यूज रहते हो। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया सर। पक्का? यस सर। अब बोलो किसने बोला था, वापस बता दीजिए। हाँ, किसने बोला था? अरे नाम तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, आगे क्या सबको समझ में? 100%? बोथ आर सेम, बोथ आर सेम provided you write H tends to 0 plus। मैं शत्रुंजय का वेट कर रहा हूं, उसका बार बार कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। शत्रुंजय, शत्रुंजय ठीक है क्या? यस सर, अब भी ऑन करें। हाँ ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। बट जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हैं वो इस चीज को समझते नहीं है। वो यहाँ पे 0 प्लस नहीं लिखते हैं, वो केवल 0 लिख देते हैं और मस्त हो जाते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। अब सामने वाला हो रहा है कंफ्यूज तो होने दो, बट तुम लोगों को ये समझना है। ये एक और बात है, पहली बात तो ये कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और दूसरी बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला कंफ्यूज जो है उसका कंफ्यूजन भी समझ में आना चाहिए हमें। ये वही बात होगी जैसे हम ड्राइव करते हैं, तो जब ड्राइव कर रहे हैं तो एक तो हमें गलती नहीं करनी है अपनी तरफ से, और सामने वाले की गलती को भी समझना है, तभी तो हम बचेंगे। नहीं तो ब्लेम ही करते रहेंगे, उसकी गलती थी लेकिन ठुक तो गया ना, मर तो गए हम, गलती चाहे उसी की हो। तो दोनों तरफ से केयरफुल रहना है, ठीक है। लॉस तो अपना ही हुआ ना अल्टीमेटली, सो डबल केयरफुल रहना है, ठीक है। तो जो भी ये लोग लिखते हैं H tends to 0 एंड दिस, उनका मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि दे वांट टू राइट H tends to 0 प्लस बट दे डोंट राइट, दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि दे वांट टू राइट H tends to 0 प्लस। तो दोनों डेफिनेशन सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे से कोई मुझे यहाँ पे क्लास में कंफ्यूज होके नहीं पूछेगा, अभी पूछना है जो पूछ लो, क्योंकि इसमें मुझे बहुत परेशान करते हो तुम लोग, बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, सेम चीज पूछते रहते हो। पक्का? I would prefer to use this one because this is known confusing, तो मैं वही वाला यूज करूंगा। आगे सबको समझ में? ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने डिफाइन कर दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इफ बोथ द डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, if right hand derivative
is equal to left hand derivative, then we say f dash a exists. ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें ध्यान रखना है इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड. इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं होता कभी भी. दोनों ही सपोज इंफिनिटी आ गए तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, ऐसा मत बोल देना. Whenever we say two things are equal, we always mean by them to be finite numbers. करेक्ट. ये मैंने डेरिवेटिव का डेफिनेशन दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव बताया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताया. आगे चलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत यूजफुल थ्योरम है, और दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा थ्योरम को. थ्योरम है if a function fx is derivable at x is equal to a, then it is continuous. It is continuous at x is equal to a, but the converse may not be true. But the converse is not true. जब भी हम इज नॉट ट्रू का मतलब ये नहीं कि हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी हो भी सकता है ट्रू. एक भी बार नॉन ट्रू हो गया तो हम बोलेंगे नॉन ट्रू. ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू, और एक बार भी नॉन ट्रू हो गया वी विल से नॉन ट्रू. मे बी इनफाइनाइट टाइम्स ट्रू हो सकता है, बट एक बार भी नॉन ट्रू हो गया तो नॉन ट्रू बोलेंगे. ठीक है. क्या थ्योरम है? अगर कोई फंक्शन a के ऊपर डेरिवेबल है, यानी एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट नंबर, ठीक है, देन इट इज कंटिन्यूअस एट a, तो डेफिनेटली फंक्शन a पे कंटिन्यूअस होगा. बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. ठीक है. कन्वर्स को प्रूव करने के लिए तो वन एग्जांपल इज सफिशिएंट. आपने किसी भी एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया कि भाई ये गलत हो गया. ठीक है. लेकिन जो डायरेक्टली प्रूफ है उसका तो हमें जनरल प्रूफ आना चाहिए. तो अगर फंक्शन डेरिवेबल है यानी एफ डैश एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट के ऊपर. पहले हम ये प्रूव करेंगे. ठीक है. प्रूफ देखो. फंक्शन डेरिवेबल है, इसका मीनिंग हुआ एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ए f of a plus h minus f of a divided by h exists finitely equal to k. सपोज कर लिया मैंने k है, फाइनाइट नंबर है k, ये गिवन हो गया. जो प्रूव करना है वो भी ध्यान रखना है. टू प्रूव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to f of a, limit, if the limit of the function is same as the value of the function then the function is continuous. ठीक है. अब ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बस इसी पे अटक जाते हैं, इसका दूसरा स्टेटमेंट समझ ही नहीं पाते हैं जल्दी से. दिस प्रूविंग दिस इज सेम एज, दैट इज x को a प्लस एच डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a. एक ही बात है दोनों. ये प्रूव करें या ये प्रूव करें, वन एंड द सेम थिंग. x अगर a की तरफ जा रहा है तो मैंने x को a प्लस एच डाल दिया तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a. अगर हमने ये प्रूव कर दिया इसका मतलब भी यही होगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a.
ठीक है, गिवन ये वाला है, प्रूव ये वाला करना है। क्लियर हो गया सबको? स्टेटमेंट रब कर रहा हूं, कैसे प्रूव करेंगे देखो। Let us consider limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a। ये मैंने कोई एक्सप्रेशन लिया अपनी तरफ से, वो तो हमारे को फ्रीडम है, हम कुछ भी ले सकते हैं। इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h and multiplied by h। Can I do that? h से क्या मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस सर। क्यों? h इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए करेक्ट। हाँ, h इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखना है हर जगह पर। h 0 की तरफ जा रहा है बट 0 नहीं है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को बाई h। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट जो है वो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा एक साथ, मतलब लिमिट तो दोनों पे लगेगा। ये वाला लिमिट लगाते ही क्या बन गया? लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं जिससे कि और कंफ्यूजन कम हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h into limit h tends to 0 h। लिमिट सेपरेट हो जाता है, रिकॉल करो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया? दिस एक्सप्रेशन f dash a, f dash a which is k। ये सपोज किया है ना हमने, फाइनाइट नंबर है। पूरा बोला करो यार, पूरी बात नहीं बोलते उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। so this is equal to k which is a finite number, so this is equal to k multiplied by limit h tends to 0 h। ये क्या हो जाएगा? 0। फाइनाइट नंबर इंटू 0 क्या होगा? बोलो। 0। करेक्ट। यहां पर लिमिट मैंने सेपरेट किया, अभी लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐसे ही लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a। अब लिमिट सेपरेट कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहां पर तो फंक्शन ऑफ a है, h तो कहीं आ ही नहीं रहा है फंक्शन के एक्सप्रेशन में, तो h टेंड्स टू 0 का फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो दिस विल बी सेम एज क्या बन जाएगा? f ऑफ a। क्योंकि h कहीं है ही नहीं उसमें, तो माइनस का f ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया। अब f ऑफ a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a, और यही हमें प्रूव करना था। सो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डेरिवेबल बोले या डिफरेंशिएबल बोले, एट अ पॉइंट a, then it is definitely continuous at that point। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, पक्का? कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसके लिए मुझे केवल एक एग्जांपल देना ही सफिशिएंट है। यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल हो। कन्वर्स
फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन ले लिया x मॉड एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे हम इसका डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं। मॉड x हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है, 0 पे भी कंटिन्यूस है, बट 0 पे इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, f डैश 0 प्लस f डैश 0 प्लस, रिकॉल करते जाओ डेफिनेशन को, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। एक ही जगह 0 लिया है हमने। f डैश a का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। यहां पर a का वैल्यू कितना है 0, तो वहां पे मैंने 0 लिया है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ h ही हो जाएगा। f ऑफ 0 निकालो यहां से तो 0 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ h का मतलब होगा h मॉड डिवाइडेड बाई h। ठीक है, h क्योंकि 0 से बड़ा है तो मॉड h का वैल्यू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई h एंड विच कम्स आउट टू बी 1। आगे सबको समझ में? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। जब h टेंड्स टू a माइनस लेते हैं तो यहां पर f ऑफ a प्लस h ही लेना है हमेशा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ h, f ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ h का मतलब हो जाएगा h मॉड डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा होने पर मॉड h का वैल्यू होगा माइनस h, सो माइनस h डिवाइडेड बाई h which is minus 1, which is minus 1। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या मतलब हुआ इसका? Not differentiable. Derivative does not exist, function is not differentiable though it is continuous। आगे समझ में? पक्का? ठीक है, पिछला चैप्टर का कोई भी काम किसी का भी पेंडिंग हो कंप्लीट करके रखो। ठीक है, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से इसमें होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिवाइज जरूर करना है। हमेशा ध्यान रखो थ्योरी के लिए ही हम सब काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी थ्योरी के लिए ही की जाती है। उसका पर्पस यही होता है कि प्रॉब्लम्स आप इतनी करेंगे थ्योरी का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज आप कैसे कर सकें। ओके, तो थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फिर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लग जाती है। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता है फिर मेरा अप्रोच चेंज हो जाता है। जब हम रिवीजन के टाइम पे बात करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम से थ्योरी को रिकॉल करना है, अभी मैं थ्योरी से प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, नवंबर दिसंबर के बाद जब कोर्स अपना खत्म हो जाता है तो उसके बाद देखना कि मैं कैसे डिस्कस करता हूं। मैं फिर प्रॉब्लम से थ्योरी रिकॉल करवाता हूं कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये थ्योरी पढ़ा था।
ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली जो काम आने वाला है वो थ्योरी ही काम आने वाला है ना। कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि कितने जबरदस्त प्रॉब्लम्स तुम लोगों ने की थी कि पैराबोला में पैराबोला का क्या होता है, उसके ऊपर पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होता है कि जो रेस है इंसिडेंट रे ऑलवेज गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, याद है ना। तो आगे जाके जब इंजीनियरिंग में अगर मान लो इसका यूज आया तो ये ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि जेई में कौन सा प्रॉब्लम तुमने किया था जिसको हम यहां पर यूज करें, प्रॉब्लम यूज नहीं होगा, इंजीनियरिंग में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स करते हैं अलग अलग तरीके से कि उसको डिफरेंट तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख जाएं। दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच टू लर्न। ठीक है, ऑलराइट। कब है क्लास? मंडे, है ना। सो मंडे को मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।